बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज हुई है, हम इसमें नहीं जाते कि ये किसने कराई, क्यों हुई, कैसे हुई, लेकिन रजीम तो चेंज हुई थी। जाहिर है एक नो कॉन्फिडेंस वोट आया। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की के जो एक अलायंस था उसने 12-13 पार्टियां, उसमें 14 पार्टियां हैं। बिलखसूस उसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, उसमें मौलाना फजल रहमान की JUIF है, ANP है और बाप है, दीगर पार्टियां हैं उसमें। तो इस रिजीम चेंज, सो कॉल्ड रिजीम चेंज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इसके बाद PDM की हुकूमत आ गई। अब इस रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में जो पिछले 7-8 माह से हो रहा है, 10 अप्रैल के बाद से जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, खा वो सियासी मंजरनामे पे हुआ हो, खा वो माशी मंजरनामे पे हुआ हो, खा वो बैनुल अक़वामी सतह पे हुआ हो, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी से आज ढकी छुपी नहीं है। आप चैनल्स अगर ख़बर नहीं छाप रहे तो सोशल मीडिया जो है वो उसको मुकम्मल तौर पे इस गैप को कवर करते हुए, बल्कि टेलीविज़न पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आने वाली ख़बर से पहले आपको उससे ज़्यादा तफसील में सोशल मीडिया के ऊपर आज ख़बर मिल जाती। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम खुसूसी तौर पे इस बात पे फोकस करेंगे कि इस सो कॉल्ड रिजीम चेंज के जो फॉलोआउट्स थे, जो बेनिफिट्स थे पाकिस्तान के ऊपर, वो क्या हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो इससे पहले मल्टीपल टेन्योर्स एज चीफ मिनिस्टर पंजाब कर चुके हुए हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, 12 करोड़ का सूबा पंजाब का, जिसके वो कई मर्तबा चीफ मिनिस्टर रह चुके हुए हैं और वहाँ पर उनकी कारकर्दगी को उनको बहुत एक बेहतरीन आला एडमिनिस्ट्रेटर कंसिडर किया जाता रहा है। तो वहाँ पर उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनकी कारकर्दगी को सामने रखते हुए उनको शहबाज स्पीडो का नाम दिया गया। अब शहबाज स्पीडो से एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जब पाकिस्तान की मईशत उनके हाथ में इस सो कॉल्ड रिजीम चेंज के बाद आएगी तो वो इसके साथ वंडर्स कर गुजरेंगे। वो इसके साथ भी वैसे ही एक इसको अगर 6% पर इमरान खान की जिस वक्त हुकूमत गई, उस वक्त अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 6% ग्रोथ पे चल रही थी तो वो इसको 6% से ऊपर ले जाएंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज की तारीख में हम एक नीचे की तरफ जिस स्पीड से जा रहे हैं, तो ये स्पीड हमें सिर्फ निचली सतह की तरफ लेके जाती जा रही है और पाकिस्तान में ना तो कहीं हमें कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल पाई, ना हमें कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल पाई, ना हमें इन्फ्लेशन में कोई रोक टोक नज़र आई। और जो एक हर लेवल पर आप हर एक इंडिकेटर उठा के देख लीजिए, जो इंटरनेशनली कोट हो रहा है, जो नेशनली कोट हो रहा है, हम उसमें मनफी लेवल पर ही गए हैं अगर आप इसका मवाजना 10 अप्रैल की तारीख से करें। दूसरा बेनिफिट हमें ये हुआ तो एक तो सबसे पहले ये कि हमें ये क्लियर हो गया कि शहबाज स्पीडो जो हैं वो सिर्फ पंजाब में शहबाज स्पीडो हैं और पाकिस्तान में शहबाज स्पीडो नहीं है। बल्कि इसके बाद अगर उनको कभी चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया गया, वैसे पता नहीं वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, दोबारा अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई तो क्या वो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो एक डिमोशन है एक तरह से प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद, तो क्या वो चीफ मिनिस्टर दोबारा बनना पसंद करें या ना पसंद करें, खैर वो तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या इसके बाद नेशनल लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के बाद वो दोबारा से प्रोविंशियल लेवल पर डिलीवर कर पाएंगे या नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, तो ये एक जहन में सवाल आता है। दूसरी चीज़ ये कि जरदारी साहब, जिनको सियासत का बादशाह कहा जाता है, जरदारी साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से
कुछ ना कुछ सुलह सफाई कराकर अपनी कोई ना कोई मनवा कर ही उठते हैं, जो भी बात उन्होंने या जो भी मुद्दा वो सामने लेकर गए होते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अब किंग मेकर बन चुके हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ को उनके अपने, ये उनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं कि शहबाज शरीफ को तो मैंने जाकर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मनाया था। तो वो एक किंग मेकर जो है वो इस पॉइंट इन टाइम पर आकर, ये इस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा है, वो इस पॉइंट इन टाइम पर आकर इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में से कोई वे आउट जो है वो फिल वक्त नहीं निकाल पा रहे। इस वक्त उनके पास जो टास्क एट हैंड है वो हमजा शहबाज की जो हुकूमत चली गई थी पंजाब में, और उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी वो दोबारा से वहाँ पर आ गई। तो इस वक्त उनके पास जो अब उनको जो एक काम करना है वो ये है कि पीटीआई की हुकूमत को फिर से हटाकर वो यहाँ पर पीएमएलएन की हुकूमत जो है उसको दोबारा से रिस्टोर करवाएं या दोबारा से वहाँ लेकर आएं, जैसे भी हो। लेकिन उनको इस वक्त ये दिक्कत पेश आ रही है कि वो इसमें आगे पेशरफ्त किस तरह से करें। तो इस वक्त जो किंग मेकर जरदारी साहब हैं वो उनका भी आगे हमें कोई इस सिलसिले में पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। तीसरी एक चीज़ जो स्टेटमेंट एक हमेशा सुनने में आई वो ये थी कि इसहाक डार साहब जो हैं, इसहाक डार साहब जो हैं वो एक इकोनॉमी के विज़र्ड हैं। वैसे तो वो इकोनॉमिस्ट है नहीं और बेसिकली एक अकाउंटेंट है, और इकोनॉमी जो है और अकाउंटेंसी जो है वो टोटली डिफरेंट फील्ड्स हैं। जहाँ तक कि मुझे एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन या स्टूडेंट ऑफ नॉलेज ये चीज़ समझ में आती है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन डार साहब से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान लैंड करेंगे और साथ ही जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे गिर गई है उसी तरह से उस वक्त पर डॉलर की जो कदर है वो नीचे गिर जाएगी, इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज चल रही है वो नीचे गिर जाएगी, जो मुल्क के हालात का बुरा हाल हो गया है उसमें अगर आप कोई चीज़ भी आज पकड़ लें तो उस वक़्त डार साहब के आने पर यह कहा जा रहा था कि पेट्रोल 70 रुपये होगा, डॉलर 200 रुपये होगा, बिजली जो है वो 18 रुपये के पता नहीं कितने रुपए हो जाएगी, और बाकी की जो अशियाँ हैं वो भी इसी तरह से बहुत कम कीमत में पाकिस्तान की आवाम को मैसर होंगी। लेकिन आज इस इस रिजीम चेंज, सो कॉल्ड रिजीम चेंज के 8 माह के बाद और इसहाक डार के मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस करने के बाद एज फाइनेंस मिनिस्टर कोई इस तरह की सिचुएशन हमें देखने में नहीं मिली, बल्कि चीज़ें जिस सतह पर थीं वहाँ से मज़ीद नीचे जा रही हैं। इस वक्त की खबरें ये आ रही हैं कि कई कंटेनर इस वक्त प्याज के कराची खड़े हुए हैं, लहसुन के कराची खड़े हुए हैं, और दीगर अशिया के कराची के अंदर पोर्ट्स के ऊपर खड़े हैं जिनके लिए एलसी नहीं खुल रहे। अगर वो एलसी खोल देते हैं तो डॉलर शूट करके शायद 300 या इससे भी ऊपर चला जाएगा, वरना वो कुछ तकरीबन 50 मिलियन डॉलर के ऊपर, 50-55 मिलियन डॉलर के ऊपर की अमाउंट्स चाहिए इस वक्त ये कंटेनर्स रिलीज़ कराने के लिए, और चूंकि ये इस वक्त नहीं हो पा रही तो इसके बाद अब ये कीमतें इन अशिया की मार्केट में देखने वाली होंगी आने वाले चंद दिनों हफ्तों में। तो ये है इसहाक डार साहब के हवाले से जो एक हमारा एक हमें खुश फहमी थी वो क्लियर हो गई। एक बड़ी अहम हकीकत और थी जिसके बारे में हमेशा ये गुमान होता था कि ये है, ये नहीं है, ये हवाई तौर पे बनाई जाती है और इसकी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, वो है नेशनल रिकन्सिलिएशन, एनआरओ। अब ये जो एनआरओ है ये करप्शन के केसेस के अंदर मुलव्विस और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स से जिन लोगों को कन्विक्ट किया गया हो, जिन लोगों के ऊपर जिन मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे हों और उनको सज़ाएँ हो चुकी हों, सज़ाएँ काट रहे हों, उनके हवाले से ये एनआरओ किस तरह से लिया जाता है और एनआरओ से उनको
किस तरह रिलीफ मिलती है और पाकिस्तान का और अवाम का करप्शन के थ्रू नुकसान करके, पैसा लूट के, वसाइल लूट कर किस तरह से जो अशराफिया है पाकिस्तान की, वो इस सब की जद में से निकल कर बेदाग होकर तमाम आला पोजीशंस के ऊपर हुकूमत में बैठती है। पाकिस्तान से बड़ी मिसाल इस चीज़ की आज कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। और पाकिस्तान के आज तो मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे को भी ये पता होगा कि NRO क्या है और कैसे होता है और इसके मुल्क के ऊपर क्या असरात होंगे। तो ये NRO जो एक हकीकत के ऊपर हमेशा एक अबहम की सी सिचुएशन हमें सुनने में मिलती थी, वो भी हमारी दूर हो जानी चाहिए कि ये वाकई होता है और ये कैसे होता है और इससे बाकी के अवाम का 22 लोगों का बेड़ा गर्क कैसे होता है, ये आज इस 22 करोड़ अवाम ने आंखों से देखा है। पांचवा जो एक बेनिफिट हमें इस सो कॉल्ड रजीम चेंज का हुआ है वो ये कि हमेशा ये कहा जाता था कि करप्शन जो है वो, बल्कि जिन्होंने NRO लिया है इन्हीं में से कुछ जो सियासी लीडर्स थे वो ये कहा करते थे कि करप्शन से क्या फ़र्क पड़ता है, करप्शन तो होती है, इसको होता रहने दें, इसको चलने दें। तो करप्शन से जो मुल्क को नुकसान पहुंचता है वो आज पाकिस्तान फेस कर रहा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग उस करप्शन का किया हुआ डैमेज इन्फ्लेशन की सूरत में, फूड इनसिक्योरिटी की सूरत में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सूरत में, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज की सूरत में, एक इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का जो मजाक बना हुआ है उसकी सूरत में, इंटरनेशनल डोमेन में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ जो रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं और हो रहे हैं उसकी सूरत में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जिस तरह से पाकिस्तान के कट कर दिए गए हैं और जिस तरह से अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के एज के ऊपर, डिफ़ॉल्ट के दहाने पर आ चुका है, उस हवाले से हमें ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ निशानदही करती हैं कि कहीं तो कुछ गलत हुआ था इससे पहले कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज ये वक्त हम इस पूरी आवाम को देखना पड़ रहा है, इस तकलीफ़ से इस पूरी आवाम को गुजरना पड़ रहा है। और आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता कि आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल, गैस, बिजली किस भाव मिलनी है, डॉलर किस भाव मिलेगा और आइंदा प्याज, लहसुन, अदरक इंपोर्ट होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तरह से अपने सिलसिले आगे रोज़मर्रा की बेस पे चलाएंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया छठा एक अभाम था या एक इस इशू की जो रियलिटी थी वो भी सब ने अपनी आंखों से देख ली, बल्कि हम सब ने क्या पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख ली कि मीडिया की इंडिपेंडेंस जो है उसको ARY के चैनल को 2 दफ़ा सस्पेंड करके, अरशद शरीफ का मर्डर है, उसमें इमरान रियाज खान का अरेस्ट है, जमील फारूकी जर्नलिस्ट का अरेस्ट है, जिस तरह से इमरान खान की एक कदगन लगाई गई इमरान खान की स्पीचेस के ऊपर कि इमरान खान की कोई स्पीच या उनकी कोई जो न्यूज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़ चैनल्स पर नहीं नशर की जाएगी, और ये सब कुछ हमने देखा। फिर किस तरह इस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सिटीजन्स को, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को सिक्योरिटी थ्रेट्स हुई कि उनको अपनी जान बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए इस मुल्क से निकल कर जाना पड़ा, इस मुल्क से भाग के जाना पड़ा। और इसी तरह एक जो हमने केस देखा कि अरशद शरीफ के केस में वो शहीद कर दिए गए और उनकी जगह उनकी जो बॉडी थी वो वापस मुल्क आई। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया जो है इसके ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा एक अमल हमने देखा है। इसके बाद इमरान खान के इकोनॉमिक डिसीजंस के बारे में बहुत से लोग हमेशा ये अब भी ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने 3 साल में क्या किया, इमरान खान ने 3 साल में क्या किया। तो इमरान खान ने 3 साल में जो कुछ किया या नहीं किया ये उसी का नतीजा था जो IMF की रिपोर्ट ने ये बात कही कि 6% की ग्रोथ रेट के ऊपर हम लोग पहुंच गए थे।
ये इन्हीं सारी सर्वेस और रिपोर्ट्स के थ्रू ये चीज़ें सामने आई कि हम एक्सपोर्ट्स की एक ऑल टाइम हाई पे थे, हम फॉरेन रिजर्व्स के ऑल टाइम हाई पे थे। हमने एक बहुत बड़ा पिछले 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ा चंक अपने इंटरनेशनल डेट्स का हमने वापस कर दिया था। इसके बाद जो बम्पर क्रॉप्स 5 बम्पर क्रॉप्स जिसमें गंदम, चावल, कॉटन ये सब शामिल थे, ये सारी चीज़ें भी इमरान खान के इन्हीं इकोनॉमिक डिसीजंस के नतीजे में हुई। इसके बाद एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान का जो एक सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम इंटरनेशनली चौथे नंबर पे वर्ल्ड का बेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट गिना जाता है। इसके अलावा बहुत सी और छोटी चीज़ें हम इनके ऊपर तो हम अलग से एक ब्लॉग कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें थीं जिन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचा दिया। और अगर उस पॉइंट इन टाइम पर रशिया से तेल और गैस, ये इमरान खान का विजन था और टाइमिंग थी कि वो उस पॉइंट इन टाइम पर ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए सोच रहे थे और उन पे काम कर रहे थे। वो अगर आ जाता तो आज हम IMF के जो मामलात में फंसे हुए हैं जिस तरह से कि हर चीज़ हमें अपनी इकोनॉमी की वहाँ से एक ग्रीन सिग्नल लेने के बाद उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ रही है और हम अपने मुताबिक अपनी इकोनॉमी नहीं चला पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो था वो एक हमने देखा कि जिस मसले पे हम कहा करते थे कि इमरान खान के इकोनॉमिक डिसीजंस क्या थे और क्या किया उन्होंने 3 साल, तो वो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि उन्होंने 3 साल में क्या किया था। अगर ये 2 साल शायद वो रह जाती वो हुकूमत, तो जो 3 साल में अभी तक पॉजिटिव असरात अगर ये उन्हीं की पॉलिसीज कंटिन्यू करती रहती, तो वो अगर अभी भी इन कंटिन्यूएशन होती तो इस वक्त चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ होती, ना कि जिस पस्ती में इस वक्त पूरे मुल्क को धकेल दिया गया है। इसके बाद जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने का इमरान खान के सर सेहरा जाता है, जिसमें उनकी पिछले 26 साल की स्ट्रगल है। अगर आप ये कहें कि उनकी पिछले 26 साल की स्ट्रगल 10 अप्रैल तक आप उसको एक तरफ रख दीजिए और 10 अप्रैल के बाद जितनी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस पूरी अवाम की और जितनी आप कह लीजिए कि लोग उनकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हुए हैं, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर, और जो हकीकी आज़ादी मार्च उन्होंने स्टार्ट की और जो एक हकीकी आज़ादी की एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की उसकी तरफ, तो वो अगर आप उसका कट ऑफ टाइम या उसको डिवाइड करने के लिए 26 साल से लेके 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से लेके आज की तारीख देखें, तो वो मेरा ख्याल है कि इस दूसरे कम वक्त के हिस्से में वो कहीं ज़्यादा ये चीज़ जो है अपने एक अरूज को पहुंची है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो सो कॉल्ड रजीम चेंज का एक बेनिफिट था, वो ये था कि आज एक बहुत सी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में सामने आ गई हैं और बहुत से पहले से बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आ गई हैं। इसके बाद यही एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन भी एक आप कह लें कि ये जो सोच डेवलप हुई है, जिसको हमेशा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो, मेरा ये एक मानना है कि डेमोक्रेसी जैसी चीज़ जो एक अमल जो है वो जब तक आपको ये समझना हो कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके लिए क्या फ़ायदा या नुकसान रखता है या आपके मुल्क को क्या फ़ायदा या नुकसान दे सकता है, तो उस वक्त तक आप सही तरीके से अपने वोट डालने का हक जो है उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो ये जो एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन से कम नहीं कि इसमें एक बहुत पीसफुली एक इस लेवल तक ये शऊर जो है ये डिलीवर हो गया। इसके बाद बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोटा फैक्ट्री का जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है वो भी आइडेंटिफाई हो गए और जिनको कोर्ट्स ने उनके ऊपर रूलिंग भी दी और उनको डीसीट भी किया और जो अब नाअहली की तरफ भी गए। तो ये बहुत से ऐसे अनासिर जो थे पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर,
उनकी निशानदही हो गई इस सारे अमल की वजह से। और एटलीस्ट इसमें अब इमरान खान साहब को बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के ये इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि शायद ये सारे अनासर ना हो, कुछ अभी भी बाकी हों। तो वो जो अपनी जिन 2 गलतियों का एतराफ़ वो करते हैं, जिनमें से एक लोगों के ऊपर एतबार करके बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के वो उनको टास्क्स दे देते हैं और उनके मशवरों को मानते हैं, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए उनको आइंदा के लिए उम्मीद है कि अब अंदाज़ा हो गया होगा कि उनको इस मामले में क्या करना है, कि जब उनको कोई मशवरा दिया जा रहा हो तो वो उसको मेहरबानी करके ज़रूर वेरीफाई कर लें। तो ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, और इससे बढ़ के जो सो कॉल्ड रजीम चेंज का एक अगर आप कहें कि एक अकेला बेनिफिट अगर हुआ जो सब पे भारी गुजरा हो, तो वो ये है कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म होने के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ उन पर गुजरी, उसके बाद उनको बखूबी बहुत से अपनी की हुए जो उनके डिसीजंस थे, उनके एक्शंस थे, उनके ऊपर जब उन्होंने इन रिट्रोस्पेक्ट या गुजरे हुए वक्त के हवाले से एक नज़र दौड़ाई होगी, तो उनको अपनी जो गलतियां नज़र आनी शुरू हुई, जिसका वो जिनमें से बहुत सी गलतियों का वो एतराफ़ भी करते हैं, तो उनको इससे ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगली दफ़ा अगर उनको जब भी हुकूमत मिले तो उन्हें उसमें अपना क्या एक लाएअमल जो है उसको रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।